नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर क्या कारण है। हमारे साथ रहेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदेश में तेजी से जल संकट गहराने लगा है। सरकार के द्वारा दी गई तमाम हिदायतें नगरीय निकायों में बेअसर नजर आ रही हैं। राज्य सरकार ने निर्देश दिए थे कि किसी भी नगरीय निकाय में एक दिन से ज्यादा के अंतराल पर जल प्रदाय करने की स्थिति नहीं होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर हालात कुछ और ही हैं। आज भी कुछ शहरों में 3 दिन के अंतराल पर जल प्रदाय हो रहा है। तर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल प्रदाय की स्थिति सुधारने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 1841 करोड़ की राशि खर्च कर रहा है। इस राशि से प्रदेश के 45 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदाय की व्यवस्था मजबूत की जाएगी। इसी संबंध में विस्तार से जानकारी देंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम। उमेश जी, हर साल ही गर्मी के मौसम में ये जल संकट की स्थिति बनती है और यही वजह है कि अब ये तो सुनिश्चित कर लिया गया है कि एक दिन से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए जल प्रदाय के लिए, लेकिन कई जगहों पर 3 दिन के बाद जल मिल रहा है लोगों को। काफ़ी स्थिति अभी से ही ये दिखा रही है कि पेयजल संकट की स्थिति आने वाले समय में क्या होना है। तो क्या कुछ अब इसमें कार्रवाई की जा रही है और अच्छी खासी धनराशि भी खर्च हो रही है सरकार की? अविनाश जी, इसी महीने की 5 तारीख को प्रमुख सचिव ने नगरीय प्रशासन विभाग के एक आदेश जारी किया था और प्रदेश के सभी 407 नगरीय निकायों के जो नगर निगम के कमिश्नर है, नगर पालिका और नगर परिषद के सीएमओ हैं, उनको स्पष्ट निर्देश दिए थे कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ जल संकट भी गहराएगा और उसके लिए पहले से इंतजाम कर लिए जाएं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सारे ये जो जिम्मेदार अफसर हैं जो फील्ड में हर जिले में हर शहर में होते हैं, नगर निगम के कमिश्नर और सीएमओ, तो इनको प्रमुख सचिव ने हिदायत दी थी कि किसी भी परिस्थिति में ऐसी स्थिति ना आए कि एक दिन से ज़्यादा के अंतराल पर पेयजल सप्लाई किया जाए, जिससे नागरिकों को गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़े। हालांकि हालत ये है कि प्रदेश के कुछ नगरीय निकाय हैं जहां 1 दिन के अंतराल पे हो रहा है, कुछ में 2 दिन के अंतराल पे हो रहा है और कुछ में तो हालत ये है कि 3 दिन के अंतराल में जल प्रदाय किया जा रहा है जी। ये प्रमुख सचिव के आदेश जारी होने के बाद भी, हालांकि ये भी एक सही है कि जो आदेश जारी हुआ था वो हथेली पे सरसों उगाने जैसी वाली बात हो गई। पहले से बहुत सारे कोई इंतजाम नहीं है, क्योंकि वाटर सप्लाई घरों घर नल से करना, पाइपलाइन बिछाने का काम है, ये सारी चीज़ें, वो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, पूरी नहीं हुई हैं, तो ये तत्काल संभव नहीं था। लेकिन अब जो आदेश निकला उसके तारतम्य में तो यही नज़र आ रहा है कि 3 दिन के अंतराल में भी लोगों को पानी मिल रहा है। हालांकि उसमें प्रमुख सचिव ने ये भी निर्देश दिए थे कि जरूरत पड़ने पे आप टैंकरों से पानी की सप्लाई करिए और जहाँ तक हो वो नगरीय निकाय के टैंकर पहले लगाएं और उसके बाद यदि जरूरत पड़ती है तो निजी टैंकर लगाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि टैंकरों का हिसाब किताब पूरा रखा जाए और किसी तरह से कोई गड़बड़ी नहीं हो, क्योंकि निजी गर्मी में ये भी एक नगरीय निकायों में बहुत बड़ा माफिया सक्रिय हो जाता है। निजी टैंकर पता चला कि कागजों में दौड़ रहे हैं, वास्तविकता में पानी की सप्लाई नहीं कर रहे हैं जी। तो जो मुल्ताई नगर निगम है जी, वहाँ पर 2 दिन के अंतराल में पानी की सप्लाई हो रही है। इसके अलावा नीमच के कुकड़ेश्वर में 3 दिन के अंतराल पर आम नागरिकों को पानी मिल रहा है। इसी तरह नगर परिषद है मंदसौर जिले में भैंसो दामड़ी, यहाँ पर भी 3 दिन के अंतराल पे मिल रहा है। प्रदेश के 321 नगरीय निकायों में प्रतिदिन जल प्रदाय हो रहा है, जबकि जो 59 है नगरीय निकाय नगर पालिकाएं हैं जी, इसमें कुछ 1-2 नगर निगम है जहां पर 1 दिन के अंतराल, माफ कीजिएगा, 2 दिन के अंतराल पर जल प्रदाय हो रहा है जी, और 2 नगरीय निकाय हैं जहाँ 3 दिन के अंतराल पर हो रहा है जी। तो हालत ये है कि अभी इतने निर्देश के बाद भी वो नहीं सुधार पाए हैं। ये तो शहरी क्षेत्रों की हालत हुई। अब ग्रामीण क्षेत्रों में ये जिम्मा जल प्रदाय का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग संभालता है जी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है नलकूपों के माध्यम से जल प्रदाय किया जाता था जी, और कहीं कहीं टैंकरों के माध्यम से किया जाता था। तो अविनाश जी, इसमें
सरकार के स्पष्ट निर्देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके लिए कहा है कि हर घर नल की योजना को साकार रूप दिया जाए, तो मध्य प्रदेश सरकार भी इस दिशा में काम कर रही। तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने इसके लिए 1841 करोड़ की राशि का प्रावधान किया और इसके माध्यम से 35 जिलों में जी करीब 250 परियोजनाएं जो हैं वो चल रही हैं और हर घर नल पहुंचा देने के लिए स्कीम चल रही है। लेकिन अभी तक जो है वो 18 लाख घरों में ही नल कनेक्शन पहुंचे हैं, जबकि टारगेट रखा गया है 26,26,000 घरों में नल कनेक्शन देने का। तो अभी इसमें भी समय लगेगा, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने सभी जो मैदानी अमला है उसको निर्देश दिए हैं कि किसी तरह से नागरिकों को जल संकट का सामना करना पड़े तो उसके लिए टैंकरों से या कोई जो भी जल वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा सकती है। लेकिन उमेश जी, एक बात ये गौर करने वाली है कि हर बार जब मुसीबत आती है तभी सचेत होते हैं, तभी लोगों के जो है प्रशासन के और शासन के कान खड़े होते हैं। ये मुसलसल चलती रहने वाली प्रक्रिया होना चाहिए। हर घर नल देने की बात होती है, हर घर जल देने की बात होती है, लेकिन तब होती है जब पेयजल संकट गहराता है। आम दिनों में यदि ये सारी तैयारियां कर ली जाएं तो बहुत हद तक इन परिस्थितियों से हम बच सकते हैं। और यदि बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है हालांकि, लेकिन ये प्रक्रिया पूरे साल भर चले तो साल दर साल इस जो संकट को हम बहुत कम कर सकते हैं और लोगों को पानी की किल्लत से बहुत हद तक निजात दिला सकते हैं। खासतौर से यदि नल हर घर पहुंच जाए तो जो लोग ग्रामीण अंचलों में, जहां हम अक्सर तस्वीरें भी सामने आती हैं कि लोग 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाकर पानी लेके आते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, हैंडपंप सूख चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि वक्त रहते पूरी कर ली जाएं तो इस समस्या से आने वाले कुछ सालों में ही हम निजात पा सकते हैं। जी हाँ, क्या कहेंगे? जी, आपने सही कहा कि ये एक्चुअली गर्मी आने के पहले काम इसमें जो जिस तेजी के साथ होता है वो करने की जरूरत नहीं है। ये साल भर सतत इस पे काम करने की जरूरत है, तब जाके गर्मियों में इसके परिणाम सामने आएंगे और नागरिकों को सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि चलते रहते हैं विभाग में काम, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनको गति देने की जरूरत है। यदि समय से पहले वो योजनाएं पूरी हों तो लोगों को उसका फायदा समय से पहले मिलने लगे। तो पानी एक ऐसी जरूरत है जो हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी है और सरकार को ये मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। जी, अगली खबर का रुख करेंगे। एक और प्रशासनिक खबर है। प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए निर्धारित किए गए टारगेट को पूरा करने के लिए, इससे जुड़े पॉलिसी मैटर्स तैयार करने के लिए अंतर विभागीय समिति का गठन किया गया है। समिति में मुख्य सचिव को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि योजना और आर्थिक सांख्यिकी विभाग के प्रमुख सचिव को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। समिति कब कब बैठक करेगी, इन बैठकों में किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और किन किन विषयों पर क्रियान्वयन करवाया जाएगा, इन सब का सामान्य प्रशासन विभाग ने खाका तैयार कर लिया है। इस पर हम जानकारी चाहेंगे उमेश जी से। उमेश जी, हमें बताएं क्या कुछ ये खाका तैयार हो रहा है। अविनाश जी, ये राज्य सरकार ने एक 21 विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जहां जो भी अधिकारी होंगे उनकी शामिल करके एक समिति का निर्माण किया है, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत ये बनाई गई है। और ये साधिकार समिति है जो अंतर विभागीय समिति रहेगी। बहुत सारे जो अधोसंरचना के और दूसरे और भी विभाग हैं जो उनसे जुड़े हुए विभाग हैं, तो इन सभी विभागों को उसमें शामिल किया गया है, जिससे कि किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, कोई कुछ होती है, क्योंकि एक योजना कई बार ऐसा होता है कि एक विभाग में संचालित हो रही है लेकिन उसके कुछ चीज़ें हैं वो दूसरे विभागों से जुड़े हुए हैं। जैसे नगरीय प्रशासन विभाग की यदि कोई योजना है तो पर्यावरण से संबंधित है, या फिर ऊर्जा विभाग से संबंधित है, कहीं पोल हटना है या कहीं ट्रांसफार्मर हटना है या कहीं सब स्टेशन को शिफ्ट किया जाना है या कहीं कोई और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब विभागों को अधिक अफसरों को शामिल करके एक इसमें 21 विभाग हैं, एक समिति बनाई गई और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो मुख्य सचिव को बनाया गया है और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इसमें साल में 2 बार ये समिति की बैठक होगी और अनिवार्य रूप से ये बैठक होगी। इसका जो है वो योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग के एसीएस या प्रमुख सचिव जो होंगे वो इसके सदस्य सचिव होंगे, जो सारी कार्रवाई एजेंडा तैयार करेंगे बैठकों के लिए, सब जगह समन्वय बनाएंगे और सारे विभाग के
जो शामिल है इस समिति में उनको बुलाएंगे जी और जिन जिन की जो योजनाएं हैं उससे संबंधित सारी चीजों को उसमें शुमार किया जाएगा। जी तो इसमें इसके लिए जो उन्होंने खाका तैयार किया है सामान्य प्रशासन विभाग ने, जी इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि राज्य में सतत विकास लक्ष्य के जो है इसका क्रियान्वयन किया जाए, इसका पूरा जो डेवलपमेंट किस तरह से किया जाए, प्रदेश में कौन कौन सी नई योजना लाई जाए, जी या कौन सी योजना नागरिकों के लिए ज्यादा जरूरी है, किसको पहले कराया जाए काम, जी या कौन सी ऐसी योजना है जिसको अभी रोका जाए और आगे उसको बढ़ाया जाए दूसरी किसी योजना को, और उसमें कौन से घटक को शामिल किया जाए जो जनता को ज्यादा लाभ पहुंचाए, इसका पूरा रोड मैप तैयार करेंगे। इसके अलावा उसकी समय समय पे समीक्षा होगी कि जो योजना बनी है उसमें कितना काम हुआ, अभी तक टेंडर जारी हुए नहीं हुए, ठेके दिए गए नहीं दिए गए, ठेकेदार काम कर रहा नहीं कर रहा है, गुणवत्ता के साथ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और भी सारी चीजें जो है उनको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो है उसमें किस तरह से वो टारगेट को अचीव किया जाए, टारगेट प्राप्त किया जाए, जो भी कोई योजना बनती है डेवलपमेंट की उसमें कहाँ से पैसा लाया जाएगा, किस तरह से काम किया जाएगा, इसकी एक पूरी रणनीति तैयार होगी जी। और ये काम ये इस जो अंतर्विभागीय समिति है ये समिति को का काम होगा जो करना। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण काम है इस समिति का वो अंतर विभागों के बीच में कई बार विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है जी। कभी पैसा नहीं आ रहा है तो कहीं एनओसी नहीं मिल रही है जी। तो ये विवाद को निपटाने का काम भी ये समिति भी जो करेगी, और साल में 2 बार बैठक करने के निर्देश दिए गए। चलिए, तो अब बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं और अब चर्चा करेंगे एक प्रशासनिक खबर की। घरों में लगने वाले बिजली के स्मार्ट मीटर के लिए केंद्र सरकार 900 रुपए की सब्सिडी देगी। केंद्र सरकार के बिजली मंत्रालय ने रिफॉर्म स्कीम के तहत राज्य सरकार को प्रोजेक्ट बनाकर भेजने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के बिजली विभाग की तीनों कंपनियों को इस प्रोजेक्ट को भेजने के लिए साल सितंबर तक की समय सीमा दी गई है। इस स्कीम के लिए केंद्र सरकार के बिजली मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों के लिए इन शर्तों को पूरा करना बड़ा मुश्किल है। बावजूद इसके तीनों बिजली कंपनी रिफॉर्म स्कीम की तैयारी में जुट गई हैं। इसी विषय पर जानकारी देंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। उमेश जी, एक बड़ी अच्छी खबर भी है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में क्या कुछ मुश्किलें आएंगी और क्या इसका खाका होगा, किस तरह की ये सब्सिडी जो है आम उपभोक्ता पर असर करेगी, इसके बारे में बताइए। अविनाश जी, ये केंद्र सरकार का जो पावर मिनिस्ट्री मंत्रालय है जी, उसने पूरे देश के लिए एक योजना बनाई है और उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल किया गया है। इसके लिए कुछ दो नोडल एजेंसियां तय की गई हैं। कुछ राज्यों में एक नोडल एजेंसी काम करेगी और दूसरे राज्यों में दूसरी नोडल एजेंसी काम करेगी जो इसकी योजना रिफॉर्म स्कीम है इसकी फंडिंग करेगी। तो इसके लिए जो केंद्र सरकार की पावर मिनिस्ट्री ने पूरी गाइडलाइन तैयार की है, उसमें स्मार्ट मीटर के लिए 900 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार देगा। अच्छा, अब ये जब पूरी स्कीम तैयार होगी तो इसमें राज्य सरकार कितनी सब्सिडी देगी वो भी शामिल किया जाएगा और उपभोक्ता से कितना वसूला जाएगा ये भी सारा उल्लेख होगा। फिलहाल केंद्र सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि स्मार्ट मीटर जो घरों घर लगाए जाएंगे इसकी भी अपनी एक अलग खूबी है स्मार्ट मीटर की, जो दर्शकों को हम इसी उसमें आगे बताएंगे कि ये जो स्मार्ट मीटर है करीब 6,000 से 10,000 की राशि में आते हैं जी। तो अब 900 रुपए तो केंद्र सरकार देगी जी, कुछ राशि राज्य सरकार देगी जी, और कुछ बोझ जनता पे भी आएगा इस स्मार्ट मीटर के लिए जी। और ये जो पूरी स्कीम है पूरे देश के लिए ये 73,301 करोड़ रुपए की है जी, पूरी स्कीम जी। इसमें मध्य प्रदेश को भी काफी राशि मिलेगी जी। इस स्कीम में जो है केवल कंसल्टेंट के लिए जो सारी पूरी योजना को तैयार करेंगे और सब काम करेंगे पूरे देश के लिए 1,030 करोड़ की राशि रखी गई है। बाकी की राशि दूसरे कंपोनेंट के लिए रखी गई है। और जो हालांकि इसके लिए कहा यह भी जा रहा है कि जो ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं इस स्कीम के तहत ये एक बिजली कंपनियों को निजीकरण की ओर ले जाने का एक प्रयास है जी। जिस तरह पहले से भी इस दिशा में कार्रवाई चल रही है, तो ये जो रिफॉर्म की स्कीम आ रही है रिफॉर्म स्कीम जी, तो इसमें जो शर्तें रखी गई हैं उसको देखकर ऐसा ही लगता है कि ये एक निजीकरण की ओर बढ़ते हुए कदम है।
इस स्कीम के तहत जो शर्त रखी गई है कि बिजली कंपनियों को सारे ड्यूज अपने पूरे क्लियर करने होंगे, जो भी उनके बकाया हैं। राज्य सरकार से जो उनको सब्सिडी के लेना है, राज्य सरकार उनकी सारी सब्सिडी जो है वो क्लियर कर देगा। अब मध्य प्रदेश सरकार की जो तीनों कंपनियां हैं जी, उन कंपनियों को जो मध्य प्रदेश सरकार बिजली कंपनियों के माध्यम से सब्सिडी की 3 से 4 योजनाएं चलाता है जी, उपभोक्ताओं के लिए, अलग अलग उपभोक्ताओं के लिए। तीनों कंपनियों को करीब 36,000 करोड़ की राशि राज्य सरकार से सब्सिडी की लेना है जी, ये तीनों कंपनियों का राज्य सरकार पर बकाया है जी, ये राशि इस शर्त के हिसाब से पूरी राशि कंपनी को लेना होगी जी, इसके अलावा और जो दूसरी भी चीजें हैं जी, राज्य सरकार में बकाया है या उपभोक्ताओं से जो भी बकाया है वो सारी चीजों को क्लियर करना होगा। जी, तो ये जो शर्तें हैं, हालांकि बिजली कंपनियों के लिए शर्तों का पालन करना बहुत टेढ़ी खीर है, जी, क्योंकि केंद्र सरकार माफ कीजिएगा राज्य सरकार से जो 36,000 करोड़ की राशि तीनों कंपनियों को लेना है वो इतना आसान नहीं है। राज्य सरकार की भी हालत ऐसी नहीं है कि पूरी राशि राज्य सरकार इन बिजली कंपनियों को एक मुश्त दे दे वो, जी, क्योंकि 36,000 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम जी, तो और इसके अलावा जो और दूसरी उपभोक्ताओं से भी लेना है, जी। तो उपभोक्ताओं से भी एकदम से पूरी राशि जो बिजली कंपनी है हालांकि सख्ती बरत रहा है, कनेक्शन काट रहा है, कईयों पे जेल FIR भी हो रही है, उसके बावजूद एकदम से पूरी राशि नहीं वसूली जा पा रही है। जी, तो ये तीनों बिजली कंपनियों के लिए एक बड़ी मुसीबत की बात है इन शर्तों को पूरा करना। जी। लेकिन इस दिशा में प्रमुख सचिव जो हैं ऊर्जा के, उन्होंने बैठक ली है तीनों कंपनियों के MD के साथ और निर्देश दिए हैं कि इसका एक पूरी योजना बनाए और इस साल सितंबर तक इस योजना को जी। तैयार करना है। इस भी जो स्मार्ट मीटर है उसकी कई खूबियां हैं अविनाश जी। जी, ये इसमें जो है रीडिंग कंट्रोल रूम में बैठे ही सारी दर्ज हो जाएगी। जी। यदि आपने बिल का भुगतान नहीं किया तो वहीं से बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। जी, इसके अलावा जो है लोड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस समय लोड ज्यादा रहता है, जी। तो किस तरह उसको मैनेज किया जाए कि सबको एक समान मिले और किसी को दिक्कत ना आए, कहाँ लोड ज्यादा होता है, जी। किन महीनों में लोड ज्यादा होता है वो उसकी भी गणना हो जाएगी। जी, जिससे मार्च से सितंबर के बीच में बहुत ज़्यादा लोड होता है। जी, इसके अलावा जो प्रतिदिन शाम को 6 से रात 11 बजे के बीच में लोड बहुत होता है, जी। तो इसको किस तरह से मैनेज किया जाए, ये सारी चीज़ें उसमें जी। शुमार हो जाएंगी। चलिए। अविनाश जी, मैं एक अपने दर्शकों को बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण खबर भी बताना चाहूँगा जी, कि कल राज्य सरकार की होने वाली कैबिनेट की बैठक में अवैध कॉलोनियों को लेके जो नियमितीकरण को लेके एक प्रस्ताव आने वाला है जी, और जो विधानसभा में आने वाला था, लेकिन विधानसभा समय से पहले जी, स्थगित हो गई। इस वजह से वो नहीं आ पाया, तो वो कल कैबिनेट की बैठक में आ रहा है। जी, अब ये अध्यादेश के माध्यम से इसको लागू किया जाएगा, क्योंकि विधानसभा स्थगित हो गई है, तो अब ये जी। विधेयक के माध्यम से नहीं हो पाएगा, तो अब ये अध्यादेश के माध्यम से एक बहुत बड़ी खबर है जी। जो अवैध कॉलोनी में रहते हैं उनके लिए। चलिए, अब बात करेंगे हम अपने खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाएगी। तो आज कौन सा प्रसंग चर्चा का विषय बना है, ये हम जानेंगे उमेश जी से। उमेश जी बताइए। अविनाश जी, जी, कुछ IAS अफसर जो हैं पिछले कुछ महीनों से खासे बेचैन दिखाई दे रहे हैं, और अब उनकी बेचैनी जो है उनके चेहरे से भी नजर आने लगी है, उनके कामकाज में भी नजर आने लगी है। जी, दरअसल कुछ महीने पहले उन जो कुछ IAS अफसर हैं, जिसमें प्रमुख सचिव और ACS स्तर के IAS अफसर हैं, जी, इनका जो है दिल्ली जाना लगभग तय हो गया था और दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर वो जा रहे थे, जी, और दिल्ली में जो कागजी खानापूर्ति सब पूरी हो गई। लेकिन कुछ इस बीच में जो भी घटनाक्रम घटित हुआ हो, जी, तो दिल्ली में कागजी खानापूर्ति तो पूरी हो गई, जी, लेकिन वहां से बुलावा नहीं आ रहा है। जी, अब इस बात को गुजरे हुए 3 से 4 महीने हो गए, जी, तो इस बात को लेके खासी बेचैनी है, और अब उन IAS अफसरों को जो जाना चाहते हैं, जी, मन भी नहीं लग रहा है काम में। गाय जी। भगाए वो अपने अधीनस्थ अमले से और अपने साथी संगियों से जी। बोलने भी लगते हैं कि यार अब तो मन नहीं लगता है, जी, दिल्ली जाने का बुलावा पता नहीं कब आएगा। जी, और इसमें एक मजेदार बात यह है कि कुछ विभागों में तो 2-2 प्रमुख सचिव की पदस्थापना भी कर दी गई कि ये तो जी। दिल्ली जाने वाले हैं और अब इनका कामकाज ये संभालेंगे, वो संभालेंगे। अतिरिक्त प्रभार दे तो दिया पता गया। चला कि 2-2 प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी एक ही विभाग में तैनात हो गए, और जिन्हें दिल्ली जाना है वो दिल्ली भी नहीं जा पा रहे। जी, तो अब उन्हें इंतजार है कि दिल्ली से बुलावा आए और हम चले जाएं दिल्ली।
तो कहना होगा कि दिल्ली अभी दूर है, लेकिन अब और इंतजार शायद करना पड़ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। आपने दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 1।